वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? वेरी गुड संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आई एम बैक विद द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। तो आज हम 28 से लेकर 4th मई तक, ठीक है, तो आज आपका 5th मई है। सो 4th मई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आर यू ऑल रेडी नाउ? या सो टेक अ पेन एंड अ नोटबुक एंड जो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी, प्लीज नोट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन एंड जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस वॉइस। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, सो नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ठीक है, तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स, तो बेसिकली ये आपका यूपीएससी सेंट्रिक रहेगा। इट विल फोकस टुवर्ड्स योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एंड ऑल्सो ओपीएससी, क्योंकि आपको पता होगा लाइक ओपीएससी में का जो सिलेबस है इट इज कम्प्लीटली अलाइंड विथ यूपीएससी। सो बेटर ये होगा कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, ओपीएससी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? तो फटाफट शुरू करते हैं आज का क्लास। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो पहला देखिए, पहला टॉपिक आपका रेड कोलंबस से रिलेटेड है। नाउ एक सेकेंड, तो ये जो टॉपिक है ये आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी का जीएस पेपर 3 से आप इसे रिलेट कर सकते हो। सो ये बेसिकली क्या है ना, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ मोंकी, या फिर आप बोल सकते हो बंदर का एक स्पीसीज है विच इज थ्रेटेंड बाय द पोचर्स इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो लोग पोचिंग मतलब इलीगल एनिमल हंटिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज पोचिंग का मतलब यही है, इलीगल एनिमल हंटिंग। तो जो आपका रेड कोलंबस monkeys है, दे आर थ्रेटेड बाय पोचर्स इन अफ्रीका। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज monkeys? तो ये ना बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स हैं। सो दे आर इंडिकेटर्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी decline. Okay, they are the indicators of biodiversity decline in the tropical forest. In the tropical forest, right? इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम ये monkeys को कंजर्व करेंगे बच्चों, तो देन वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, एंड ये IUCN के लिस्ट में एंडेंजर्ड में आते हैं, रिमेंबर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रेड कोलंबस क्या है? सो रिमेम्बर, याद रखिए, ये आपका एक बंदर का, एक मंकीज का स्पीसीज है रेड कोलंबस। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, एंड कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड मोस्ट अमाउंट ऑफ न्यू मीथेन। पहले हमें ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीथेन। नाउ ऑल ऑफ यू नो ग्रीन हाउस गैसेस, यस और नो? तो हमें पता है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या फिर द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, देन मीथेन आपका क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, समझ में आ रहा है सबको? मीथेन से 80 टाइम्स ज्यादा आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करता है। सो यू कैन सी हाउ डेंजरस इज दिस पर्टिकुलर गैस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH4। CH4 है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो ये आपका कलरलेस है, ओडरलेस एंड हाईली फ्लेमेबल, मतलब फटाफट से आग पकड़ लेता है। सो कलरलेस, ओडरलेस एंड हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, दिस इज योर मीथेन। नाउ न्यूज आपका क्या चल रहा है ना, तो माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड मोस्ट अमाउंट ऑफ न्यू मीथेन। तो ये जो बेसिकली मीथेन है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेनी माइक्रोब्स। तो सोर्सेस क्या है देख लो, बायोजेनिक एंड थर्मोजेनिक। तो बेसिकली दो ही सोर्सेस है मीथेन का। हाँ, और एक चीज है, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस। ठीक है, सोर्सेस आपके बायोजेनिक एंड थर्मोजेनिक,
थर्मोजेनिक मीथेन कब रिलीज होता है स्टूडेंट्स? व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल? Who can say me what do you mean by fossil fuel? Fossil fuel तो टर्म आपने सुना ही होगा पहले, राइट? यस, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स मतलब क्या? सी, फॉसिल्स मतलब जो आपके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सपोज आपने क्या किया, सपोज आपका कोई ऑर्गेनिज्म डाइड, ठीक है, सपोज अर्थवर्म, ठीक है, व्हेन द अर्थवर्म डाइज व्हाट विल हैपन, वो मतलब वो क्या होते हैं, वो वहीं पे मिट्टी में ही दफना जाते हैं, ठीक है, दे गेट बरीड देयर इटसेल्फ, एंड उसका जब आपका मतलब इट विल टेक लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, तो आपकी अर्थवर्म हो गया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर आपकी पेड़ के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, लीव्स ऑफ द ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ ना ये आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो आराम से मिट्टी में मिल जा सकते हैं, अनलाइक योर प्लास्टिक। प्लास्टिक आपका नहीं, आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी उसे ऐसे ही रख दो ना मिट्टी पे, वो नहीं मिक्स होगा विद द सॉइल, ठीक है। तो ये सारे आपके जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म है, जब वो बिल्कुल गल जाते हैं, जब वो क्या आप बोल सकते हो, व्हेन दे मिक्स कंप्लीटली विद द सॉइल, देन सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, राइट। तो थर्मोजेनिक मीथेन मतलब इट इज रिलीज फ्रॉम वेयर, the fossil fuel like natural gas or oil are extracted from deep within the earth crust. बायोजेनिक मीथेन क्या है बच्चों? बायोजेनिक मीथेन ना आपका माइक्रोबियल एक्शन से आता है, गेटिंग इट? थर्मोजेनिक मीथेन कब रिलीज होता है? आपका जब फॉसिल फ्यूल ये सब कुछ, ये आपका थर्मोजेनिक मीथेन। एंड बायो, बायो मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म, राइट? बायो मतलब ऑर्गेनिक, तो ये आपका माइक्रोबियल एक्शन से आता है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? द टाइप्स ऑफ मीथेन क्या क्या है? सिंस ये चीज आपका न्यूज में है तो आपको अच्छे से इलेबोरेटली, क्योंकि हम लोग इसे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल्स में, बिल्कुल इलेबोरेटली उसे ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अभी हम इंडिविजुअली देखेंगे क्या मतलब है। बायोजेनिक मीथेन क्या है? तो ये बेसिकली द माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस मीथेन दे आर नोन एज आर्किया। जो माइक्रोब्स आपके बायोजेनिक मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्किया। तो ये आपके सिंगल सेल, एक आपका होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ओके, एक आपका होता है मल्टी सेलुलर। तो सेल क्या होता है बच्चों? सेल आपका द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दोज आर यूनिसेलुलर, एंड जो आपके मतलब दूसरे वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो दे आर आर्किया। आर्किया इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। तो उन्हें हम और क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। तो दे थ्राइव इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट, मतलब जहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है ना, तो वहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमने क्या देखा कि आपका जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। नाउ मिथेनोजेंस क्या करते हैं ना, वो कार्बन साइकिल में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन, मेजर 3 तरह के साइकिल्स होते हैं। तो ये जो मिथेनोजेंस है ये कहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बच्चों? द कार्बन साइकिल। तो क्या करते हैं ये? ऑर्गेनिक मैटर को ना मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, गेटिंग इट? ये क्या करते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। एंड मीथेन आपका ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ वेरी पोटेंशियल या फिर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। कौन प्रोड्यूस करता है इसे? मिथेनोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ है, ये जो टॉपिक है ना आपका माइक्रोब्स वाला, आप इसे जीएस पेपर 3 का जो एनवायरमेंट पोर्शन है उस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका बुकर प्राइज के तरफ। तो दिस विल कम अंडर द इंटरनेशनल, मतलब आपका जो मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बुकर प्राइज कैसे दिखता है। हियर आई ट्राई टू शो यू, राइट।
तो बुकर प्राइज क्या है बच्चों? इट इज वन ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। कौन से फील्ड में दिया जाता है? इन द लिटरेरी। मतलब आपके आपने कोई जैसे कि आपके ऑथर्स, ओके, बुकर मतलब क्या? बुक से आता है ना अवार्ड, तो ये आपको लिटरेरी फील्ड में ये दिया जाता है या फिर लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। एंड तो कब ये शुरू कब हुआ था? फाउंडेशन कब हुआ था इस अवार्ड का? 1969 में, राइट। एंड इनिशियली जो लोग आपके कॉमनवेल्थ राइटर्स है ना, जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स या इसके लिए लिखते थे, उनके लिए अवार्ड था, बट ग्रेजुअली इट बिकेम ओपन फॉर ऑल। एंड 2024 में आपका May 21 2024 को ना आपका 4 नॉमिनेशंस दिया गया है बुकर प्राइज के लिए। सो आई एम राइटिंग इट द नेम ऑफ द बुक्स। लॉस्ट ऑन मी, द हाउस ऑन वाया गेंटो, देन क्रूग्ड पिलो एंड अनडिस्कवर्ड। ठीक है, लॉस्ट ऑन मी, द हाउस ऑन वाया गेंटो, क्रूक्ड पिलो एंड अनडिस्कवर्ड। तो ये जो 4 बुक्स हैं इन्हें आपका नॉमिनेशन मिला है किसके लिए? बुकर प्राइज 2024 के लिए। तो कौन इंडियन रेसिपिएंट्स कौन है जिनको बुकर प्राइज मिला था? सबसे पहले अरुंधति रॉय फॉर हर बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देन किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस, अरविंद अडिगा को ये पर्टिकुलर प्राइज मिला था फॉर हिज नॉवेल द वाइट टाइगर। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ था? समझ में आ गया। कौन से फील्ड में दिया गया था? लिटरेरी वर्ल्ड के फील्ड में, राइट। नेक्स्ट, ओके, तो एक आपका होता है बुकर प्राइज एंड दूसरा आपका होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो आपका फाउंडेशन ईयर, बुकर प्राइज 1969 को हुआ था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2004 को हुआ था। और एक चीज क्या है यहाँ पे बच्चों, ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये भी आपका फिक्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जो बुक आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश होता है, तो यहाँ पे आपकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए एंड द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? यूके और आयरलैंड, तभी जाकर उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है, राइट। Who got this particular prize? Which Indian got this particular prize? हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। 2022 में गीतांजलि श्री, तो उनका नॉवेल था टॉम ऑफ सैंड। For this particular novel, she received this prize in the year 2022. नेक्स्ट चलते हैं, ओके। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 के डिफेंस टॉपिक से। तो सबसे पहला तो है स्मार्ट सिस्टम, बहुत गर्मी है, ओके। द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे क्या स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नाउ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्या किया है ना, एक टेस्ट कंडक्ट किया है ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। कहाँ से हुआ है ये बच्चों? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो सी, एक तो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में होता है, मतलब सिचुएटेड होता है लॉन्चिंग स्टेशन, जहाँ से आपका रॉकेट मिसाइल ये सब कुछ लॉन्च होता है। एंड दूसरा आपका अभी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में भी है ना। अभी हम जानते हैं व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आपने एक टर्म देखा होगा टॉर्पेडो, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो टॉर्पेडो का क्या होता है? ये आपका इंडियन नेवी के द्वारा एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड, कर्सर कहाँ चला जा रहा है? हाँ, दिस इज अ डिफेंस सिस्टम बाय द इंडियन नेवी। टॉर्पेडो क्या है बच्चों? ये आपका डिफेंस सिस्टम है, किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। टू व्हाट?
टू काउंटर टॉर्पेडो विथ द हेल्प ऑफ सोनार। तो ये डिफेंस सिस्टम है, इंडियन नेवी के द्वारा क्या काउंटर करेगा टॉर्पेडो को विद द हेल्प ऑफ सोनार। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये आपका मिसाइल लाइट वेट डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली दिस इज रिलेटेड टू योर इंडियन नेवी। तो लाइट वेट मतलब क्या सही, आपके मिसाइल्स आपके मोस्टली लाइट वेट ही होते हैं, सो दैट अगर वो लाइट नहीं होंगे हाउ विल दे गो अप, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके लाइट होते हैं। एंड कहाँ से लॉन्च हो सकता है बच्चों, दैट इज फ्रॉम द कोस्ट एज वेल एज द वॉरशिप। मतलब कोस्टल आइलैंड से भी लॉन्च हो सकता है एज वेल एज वॉरशिप, जो आपके मतलब वॉर में जो आपके टैंकर्स यूज होते हैं या फिर ग्रेनेड्स यूज होते हैं, बड़े बड़े शिप्स यूज होते हैं, सबमरीन यूज होते हैं। तो इन सब में भी ये आपका लॉन्च हो सकता है, राइट। एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरियर, लॉन्ग रेंज मतलब क्या कि वो आपका दूर तक फायर कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज मतलब एक पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस के लिए ही फायर कर सकता है। एंड लॉन्ग रेंज मतलब बेसिकली वॉर वगैरह में हम लॉन्ग रेंज ही यूज करते हैं, बिकॉज वो आपका दूर तक फायर कर सकता है। ओके कितना, 643 किलोमीटर, राइट। So it comprises of a long range supersonic missile carrier that can travel up to 643 किलोमीटर। एंड ये जो आपका टॉर्पेडो का रेंज है, पूरा मिसाइल का रेंज है 643 किलोमीटर, टॉर्पेडो का क्या रेंज है बच्चों, 20 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर। तो अंडरस्टूड व्हाट इज दिस स्मार्ट सिस्टम, एब्रिविएशन याद रख लो, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, या फिर इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं स्मार्ट सिस्टम। कहाँ पे अभी अभी इसका टेस्टिंग हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, दैट इज ओडिशा में सिचुएटेड, द कोस्ट ऑफ ओडिशा, राइट। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं। आई टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास, टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स होते हैं आपके बच्चों, कितने कोस्टल स्टेट्स होते हैं आपके, 9, यस वेरी गुड। तो 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 2 आपके यूनियन टेरिटरीज, आपके दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो ये तो आपके कोस्टल यूनियन टेरिटरीज है एंड 9 आपके राज्य या फिर स्टेट बोल सकते हो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखिए स्मार्ट सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल एनहांस द एंटी सबमराइन कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। बच्चों सिग्निफिकेंस क्या है स्मार्ट सिस्टम का, एनहांस करेगा क्या, द एंटी सबमराइन वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। एंड और क्या करेगा, चाइना के प्रेजेंस को काउंटरैक्ट भी करेगा। सो वी नो ऑल नो दैट चाइना मतलब हाथ धो के पीछे पड़ा है इंडिया के, राइट। तो ये जो बेसिकली सबमराइन सिस्टम है, तो ये आपका चाइना से लड़ने में, चाइना से काउंटरैक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड कहाँ पे, इन द इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिकली। क्लियर है सबको, यस। तो ये क्या करेगा, टॉर्पेडो सिस्टम क्या करता है, सबमरीन को भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। लाइट वेट टॉर्पेडो आपका क्या करता है, सबमरीन को भी टारगेट कर सकता है। एंड ये हेल्प करेगा इन काउंटरिंग चाइना's प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये टॉपिक आप जीएस पेपर 2 का जो गवर्नेंस चैप्टर है ना, you can relate this topic with that, the governance chapter GS paper 2। क्या है मतलब व्हाट इज इट अबाउट, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने क्या किया अभी, स्वच्छता पखवाड़ा, जैसे आपका हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हो आप, यस और नो, तो बिल्कुल वैसे ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने क्या किया है बच्चों, स्वच्छता पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया है। कब से कब तक, 16 से लेकर 30 अप्रैल 2024, ठीक है ना। व्हाट इज दिस स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा होता क्या है, स्वच्छ मतलब क्या, साफ, क्लीन, यस और नो। तो ये बेसिकली 2 वीक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है।
16 से लेकर 30 अप्रैल 2 वीक का प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेफिनेटली। तो ये आपका 2 वीक प्रोग्राम है। किसके ऊपर फोकस करेगा? डेफिनेटली क्लीनलीनेस के ऊपर। तो फोकस करेगा ऑन क्लीनलीनेस इशू एंड प्रैक्टिस। किसके ऊपर फोकस करेगा स्टूडेंट्स? क्लीनलीनेस इश्यूज एंड प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेगा। एंड मतलब इसका एम है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पखवाड़ा में जुड़े। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। दे विल पार्टिसिपेट इन क्लीनिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। एंड तो यही इसका मोटिव है, स्वच्छता पखवाड़ा। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर सेलिब्रेट हुआ था? पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर। एंड कब से कब तक? 2 वीक का प्रोग्राम था, 16 से लेकर 30 अप्रैल तक आपका सेलिब्रेट हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि प्राइस इन कोको प्राइसेस। तो चॉकलेट्स आई थिंक सबको पसंद होंगे, यस और नो? चॉकलेट्स तो 2 तरह के होते हैं, एक आपका डार्क चॉकलेट, एक आपका मिल्क चॉकलेट होता है। तो बेसिकली ये जो कोको है ना, कोको तो ये ना आपका डार्क चॉकलेट बनाने में काफी हेल्प करता है। सो रिसेंटली इट वाज फाउंड दैट इसका जो प्राइस है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। ओके, आप देख सकते हो 4 टाइम्स, मतलब लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली 4 गुना इसका प्राइस क्या है? बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली आपका एक कंसर्न तो है ही, इलेक्शंस अभी चल भी रहे हैं, अभी भी प्राइस बढ़ रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो देखिए, कोको बीन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हो, हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये ना बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। ओके, कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यस और नो? तो 20% ऑफ ऑक्सीजन हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही आता है। तो इसे हम बोलते हैं द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोको बीन्स क्या है बच्चों? ये आपके प्लांटेशन क्रॉप्स है जो कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आपका पाया जाता है। कहाँ पे कल्टीवेशन होता है? वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। नाउ रीजन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, एल नीनो, इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो वेदर कंडीशन। सी, कोई कमोडिटी का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसका डिमांड ज्यादा हो, डिमांड मोर लेकिन सप्लाई कम हो। यस और नो? यस और नो? सपोज आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, ठीक है, मतलब आपके पास सप्लाई ज्यादा है। तो आप देखोगे जब जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है ना, आपको तभी उसे खाने का या फिर आपको तभी वो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होता है, जब वो आपके पास नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, मतलब हमारे देश में भी नॉर्मल जो लोगों की टेंडेंसी होती है, सो उसमें भी आपका जो चीज हमारे पास नहीं होता है, जो चीज का सप्लाई कम हो जाता है, तभी लोगों को उसकी वैल्यू की पता चलता है। तो डिमांड ज्यादा होता है एंड सो व्हाट हैपेंस, जो भी आपके वेंडर्स हैं या फिर जो हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो इस मौके का फायदा उठाएंगे ही। तो वो फट से उसका प्राइस बढ़ा देते हैं कि लो भाई, हमने तो प्राइस बढ़ा दिया, अब करो आप जो करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या है? एल नीनो। तो एल नीनो और ला नीना दो इंडियन मॉनसून के दो फिनोमिनन्स हैं। इंडियन मॉनसून, ठीक है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड यस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक लैबोरेटरी सी टॉपिक है। ये मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में, हमारा जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें इसमें ये मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगी। तो इसके ना 2 फेजेस होते हैं, एक आपका एल नीनो, एक आपका ला नीना। तो एल नीनो और ला नीना में डिफरेंस क्या है? एल नीनो आपका नॉट गुड फॉर द इंडियन मॉनसून, मतलब एल नीनो में आपका जो समर का जो हीट है या फिर जो आपका टेम्परेचर वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू योर मॉनसून। बारिश कम होती है एंड समर का जो हीट है या फिर समर हार्शनेस आप बोल सकते। अभी आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, लाइक इट्स टू इरिटेटिंग। ओके, मुझे तो बहुत मतलब बकवास सा लगता है समर सीजन। तो आप बताना आपको किसको पसंद है, ठीक है। तो एल नीनो में आपका क्या होता है? आपका ना बारिश बहुत कम होती है एंड इसीलिए आपका जो कॉफी का जो प्रोडक्शन, सॉरी कोको का जो प्रोडक्शन है कोको बीन्स का, तो वो भी ऑब्वियसली इम्पैक्टेड होगा।
ओके। एंड ये जो आपका कम बारिश होता है ना एल नीनो में, किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ वीक ट्रेड विंड। रिमेंबर, सी ट्रेड विंड्स क्या करते हैं? ये आपके मॉइस्चर कैरी करेंगे, ओके। ओशन से लेकर लैंड तक जब ये जाते हैं, सबसे पहले केरला में हिट करते हैं एंड फिर दे विल ट्रैवल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो क्या करेंगे? दे विल ब्रिंग मॉइस्चर विद देम, सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपने साथ लेकर वो आते हैं। अगर ये विंड आपकी वीक होगी, अगर ये विंड आपका कमजोर होगा, आपका इट विल नॉट मूव वेरी फास्ट, तो थोड़ी ना ये मॉइस्चर कैरी कर पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। इसीलिए एल नीनो में कम बारिश होती है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है वो आपके कमजोर पड़ जाते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो क्या होता है ना, आपका बैड हार्वेस्ट सीजन होता है। कहाँ पे बच्चों? बैड हार्वेस्ट सीजन इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि घाना एंड आइवरी कोस्ट। क्लियर? एंड इसी ड्राई वेदर के कारण क्या होता है ना, आपका जो क्रॉप्स है दे गेट अफेक्टेड बाय मेनी डिजीजेस आल्सो। तो एक्चुअली आप देख मतलब अगर आप कभी भी किचन गार्डन करते हो, या फिर अगर आपने कभी भी प्लांटेशन किया होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने कोविड के टाइम में छत के ऊपर बहुत सारी वेजीज फ्रूट्स सब कुछ लगाया था। तो आप देखोगे ना, जो प्लांट्स है उनको तो मुझे लगता है ज्यादा बीमारी होती है ह्यूमन बींग से, ओके। बहुत ज्यादा, लाइक दे गेट इन्फेक्टेड बाय लॉट ऑफ इंसेक्ट एंड ऑल, ओके। तो वो एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है। तो एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर क्या होता है ना, ये जो कोको बीन्स या फिर कोको का जो पॉड है, मतलब जिसके अंदर ये कोको बीन आपका मिलता है, दैट स्प्रेड ऑफ द ब्लैक पॉड डिजीज। तो इस ब्लैक पॉड डिजीज की वजह से क्या होता है, कोको पॉड आपके सड़ जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? तो अभी तक हमने टोटल 6 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। क्लियर है ना सबको? टोटल 6 टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किया है अभी तक। सो क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर फ्रंट रनिंग। तो ये भी आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। जीएस 3 का इकोनॉमी, ओके स्टूडेंट्स। जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमी वाला चैप्टर है, इकोनॉमी वाला टॉपिक है, आप यहाँ पे उसे रिलेट कर सकते हो। सो द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू इट्स म्यूचुअल फंड रेगुलेशन टू कर्ब फ्रंट रनिंग। ना ये फ्रंट रनिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये आपका एक इलीगल प्रैक्टिस है। इलीगल प्रैक्टिस कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में। सो बहुत सारे बच्चे, लाइक नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जो लोग जॉब करते हैं बेसिकली, तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं। ठीक है। एंड आपने देखा होगा ना, जब भी कोई ऐड आता है या फिर कुछ, हमेशा क्या लिखा होता है, दिस इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ओके। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे मतलब क्या मतलब कुछ बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता है हमें। ठीक है। तो वो आपका हिडन फैक्टर्स होते हैं, हिडन क्लॉजेस होते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू योर मार्केट रिस्क। मतलब मार्केट अगर नीचे नीचे चला जाएगा, फिर आपके वैल्यूज भी डिक्रीज हो जाएगी। आपने जो भी शेयर्स खरीदे होंगे, या फिर आपने जो भी पैसे डाले होंगे, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर मार्केट नीचे चला गया। अगर मार्केट सडनली बूम हो गया, ओके, बिल्कुल बूम, देन आपने जो भी पैसा डाला होगा तो वो भी आपके डबल हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी इसने क्या किया है, अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन टू कर्ब फ्रंट रनिंग। तो बेसिकली फ्रंट रनिंग में क्या होता है ना, जब भी कोई आपका इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने कोई भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस पर उसने पैसा लगाया कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक लार्ज डील के लिए। तो अगर आप क्या करते हो ना, फ्रंट रनिंग में क्या होता है, वो जो इन्वेस्टर है जिसने एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डील या फिर एक कॉन्फिडेंशियल मैटर के ऊपर पैसा लगाया होगा, ठीक है, तो वो आपका अफेक्टेड होता है। ठीक है।
तो वो आपका अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इलीगल प्रैक्टिस है जो कि स्टॉक मार्केट में फॉलो करते हैं। एंड सेबी ने क्या किया, सर्टन अमेंडमेंट्स किया है अपना जो रेगुलेशन म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट होता है, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया है ताकि हम इस फ्रंट रनिंग को रोक सके। तो अगर आपने ओपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा ना, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था एक वायरस के बारे में, आई थिंक स्पाईवेयर या फिर ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द वायरस। इसीलिए जो भी आपके ये न्यूज़ आते हैं तो बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान रख लो कि फ्रंट रनिंग है क्या। ऐसे नहीं कि आप सोचने लगो कि नहीं आगे भागना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है क्या, ठीक है। एंड किसने इसे लाइक विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सेबी इसमें इन्वॉल्व है। तो फ्रंट रनिंग क्या है, इलीगल प्रैक्टिस जो कि स्टॉक मार्केट में फॉलो किया जाता है, ठीक है बच्चों। सी, इट रेफर्स टू ट्रेडिंग इन अ स्टॉक व्हाइल हैविंग द इनसाइडर नॉलेज ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसी स्टॉक में ट्रेड किया, ठीक है, आपने उसमें पैसे डाला, लेकिन वो मतलब क्या होना चाहिए, इट इज सपोज्ड कि आपको जो फ्यूचर में मतलब उसका मार्केट राइज होगा या फिर डाउन होगा, ये थोड़ी ना आपको पता होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, लाइक वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं। तो बिल्कुल, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है, दैट इज योर फ्रंट रनिंग। तो ये कौन करता है, दिस इज डन बाय अ ब्रोकर हु नोज अबाउट अ क्लाइंट्स अपकमिंग ऑर्डर एंड दिस इज अनएथिकल बिकॉज अगर आप ये जो बाइंग और सेलिंग बिफोर द लार्ज ट्रेड, तो ये आपका सिक्योरिटी मतलब मार्केट का जो प्राइस है से भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी नुकसान करवा रहे हो, वो तो गलत बात है ना, ठीक है। समझ में आ गया सबको फ्रंट रनिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर ब्लड मिनरल्स। तो ब्लड मिनरल्स क्या होते हैं, इसे हम और क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल। टोटल 4 होते हैं, फर्स्ट इज टिन, टंगस्टन, टैंटैलम एंड गोल्ड, 3TG। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, टीन, टंगस्टन, टैंटैलम एंड गोल्ड या फिर 3TG। तो इन्हें हम और क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट मिनरल्स भी बोलते हैं। एंड तो वाई इट इज नोन एज ब्लड मिनरल्स, खून खराबा होता है क्या इसे पहनने से। गोल्ड तो सबको बड़ा ही पसंद है, राइट। अभी तो प्राइस भी काफी इंक्रीज हो गया है सोने का। तो ये जो एक्चुअली से ब्लड मिनरल्स इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर माइंड इन द कंडीशंस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसका जो माइनिंग करने का मिनरल कहाँ से आता है, माइन से ही तो आता है। लेकिन इसके माइनिंग करते टाइम ना, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड का पत्थर मिलता है ना, तो उसे प्रोसेसिंग करके हम लोग उसमें 24 कैरेट गोल्ड निकालते हैं। तो वो जो पत्थर का वैल्यू नहीं होता है, उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपका चीज निकलता है उसकी वैल्यू होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ना जब तक आप अपने आप को ग्राइंड नहीं करोगे, अपने आप को यू नो लाइक यू हैव टू बर्न लाइक द सन, ठीक है, इन ऑर्डर टू शाइन लाइक द सन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि अगर आपको सूरज के जैसा चमकना है तो पहले सूरज के जैसा जलना सीखो। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, तो ये जो ब्लड मिनरल्स होते हैं ये कैसे ऑब्टेन होते हैं, सो इन कंडीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसे क्या होता है ना, लाइक सपोज 2 पार्टीज हैं, 2 मिनरल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही जगह माइन करना चाहते हैं। एंड ये जो 4 मिनरल्स है इनके लिए सबसे ज्यादा डिमांड भी होता है, एंड इसीलिए इनके लिए आपके दंगेज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अंडरस्टूड, ब्लड मिनरल्स क्या है। नाउ न्यूज क्या था आपका रिसेंटली, DRC, DRC मतलब द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसने किसे किसे अक्यूज किया है, एप्पल। एप्पल के सीईओ कौन है, एप्पल के सीईओ कौन है,
Write down in the comment section who is the CEO of Apple. Tim Cook. Yes or no? Tim Cook. तो ये जो CEO साहब है, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आया है, एप्पल के अगेंस्ट कंप्लेंट आया है कि इट इज यूजिंग ब्लड मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स इलीगली एक्सप्लॉइटेड होते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जो DRC है ना, DRC या फिर यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, देखिए DRC या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कहाँ पे है बच्चों? ये आपका सब सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। सो दिस इज द लार्जेस्ट, हियर आई एम राइटिंग द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब सहारा अफ्रीका। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सब सहारा अफ्रीका। तो इसमें आपका क्या होता है ना, ये जो कंट्री है दिस इज रिच इन मिनरल्स। तो रिसेंटली एप्पल को ये मतलब अक्यूज किया गया है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में से आप मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हो, स्पेसिफिकली आप ब्लड मिनरल्स को यूज करते हो एंड एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है कि नहीं? या नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। सो जैसे कि अभी आप सबको पता होगा, लाइक लोकसभा इलेक्शन बहुत जोरदार तरीके से प्रचार वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो उसमें आपका ये न्यूज आया है बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन के बारे में। सी, अगर आपको ना इलेक्शन रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है, जैसे कि पार्टी रिलेटेड या फिर कौन सी पार्टी क्या करती है, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वो चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन इज लाइकली टू बी ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही आपका जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन है वो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में जाता है बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस मतलब क्या? जनरल इंग्लिश टर्म में बैलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, है कि नहीं? लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं हम, मतलब ऑफिस में भी आप जितना टाइम देते हो, घर पे भी आप उतना क्वालिटी टाइम दो अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अपने सिबलिंग्स को, या फिर अगर आप मैरिड हो तो अपने सबको बैलेंस्ड टाइम आपको देना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन मतलब आप जो भी क्रॉप को जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? क्रॉप को न्यूट्रिएंट ही तो प्रोवाइड करते हैं ना। आप उसे एक बैलेंस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो नाइट्रोजन ही देते रहते हो, ओके, सिर्फ आपने यूरिया दिया तो सिर्फ यूरिया ही देते रहते हो, नहीं, बैलेंस करना चाहिए आपको। तो बेसिकली 3, प्राइमरी फॉस्फोरस, देन सेकेंडरी एंड फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको सॉइल में क्या करना है ना, ये जो 3 चीजें हैं या फिर ये जो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट है उसे राइट प्रपोर्शन में देना चाहिए। एंड यस, सॉइल की जरूरत को समझ के, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप खुद से ही देते चलो, नहीं, आप सॉइल की ज़रूरत को समझ के, कौन से सॉइल को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, आप वो समझ के आपको उसे उतना ही न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नाउ वाई इट वॉज इन न्यूज, बेसिकली फार्मर्स ना अभी क्या करते हैं, बिकॉज जो भी आपके विलेज एरियाज में स्पेसिफिकली जो फार्मर्स रहते हैं ना, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया डालते जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, जो कि आपका मतलब इट्स वेरी हार्मफुल। ओके, सिर्फ और सिर्फ यूरिया, अगर आप क्रॉप को एक ही तरह का न्यूट्रिएंट देते हो ना, तो उससे क्रॉप या फिर उससे जो सॉइल है वो भी खराब हो सकता है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप फर्टिलाइजर यूज ही ना करो, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो तो आप उसे रोटेशन के बेसिस पे यूज करो, हर एक क्रॉप को जितनी ज़रूरत हो, जो भी मिनरल्स की ज़रूरत हो आप उसे दो, आप अपने हिसाब से थोड़ी ना दे सकते। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं
ठीक है, एंड विच ओनली हैव प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सी बैलेंस तो मतलब लाइफ के हर एक फील्ड में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा आप बुक ही लेकर आपको बैठना है। नो, आई विल नेवर सजेस्ट दैट। मैं तो मतलब आई तो लाइक सजेस्ट स्टूडेंट्स की आप 24 घंटा बुक लेकर मत बैठो, ठीक है। आपको जो चीज़ पसंद आती है, एक आप पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज भी करो, हर एक चीज आप करते रहो, ठीक है। यस, बिल्कुल। देखो, तो कंसर्न्स ऑफ यूजिंग यूरिया क्या है? एक तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, दूसरा क्या होगा, सॉइल के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो क्रॉप को भी ये आपका डैमेज कर देता है। नाउ इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स है। तो ये तो पीएम पीएम प्रणाम स्कीम, ओके, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के यूज को ही कम करने के लिए ये स्कीम आपका लॉन्च हुआ था, पिछले साल बजट में लॉन्च हुआ था ये पर्टिकुलर स्कीम। देन नीम कोटेड यूरिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, अभी नीम कोटेड, तो सी नीम ना एक आपका बहुत ही पोटेंशियल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो क्या मतलब बैक्टीरिया दूर करने के लिए। जब भी आपका मीजल्स वगैरह होता है ना, तो मतलब लोग बोलते हैं ना ऐसे कि नो नीम खाना चाहिए या फिर नीम के पानी में नहाना चाहिए। तो वाई? बिकॉज नीम आपका एक बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है इसका, ठीक है। So government has introduced 100% neem coating on all the subsidized agricultural urea in the country. तो ताकि उसकी जो एफिशिएंसी बढ़े, बिकॉज फर्टिलाइजर्स ना आपके आर्टिफिशियल होते हैं, दे आर नॉट नेचुरल। सो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपका आर्टिफिशियल होता है, इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। देन नैनो यूरिया क्या है? तो ये जो आपके नॉर्मल जो यूरियाज है उसका एक ऑल्टरनेटिव है नैनो यूरिया, एंड ये आपका एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये बेसिकली प्रमोट करता है प्रिसीशन फार्मिंग, मतलब ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि फार्मिंग में ना आपके बहुत सारा पानी भी वेस्ट होता है, लाइक यू नो पानी क्रॉप्स को देते टाइम बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा, ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा क्रॉप को, बिकॉज मोर वाटर इज ऑल्सो डेंजरस फॉर देम। सो ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा, एंड जो सॉइल है वो आपका सूखेगा भी नहीं, ओके। बिल्कुल टप 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 करके ऐसे पानी गिरता है, इसीलिए उसका नेम ड्रिप इरिगेशन रखा गया है। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप GS2 के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। GS2 का इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इंडिया का ना कुछ कुछ आपके बॉर्डर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या बॉर्डर्स होते हैं इंडिया के। सबसे पहला तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर BSF, ये आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर है। एंड और क्या करता है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो इसको भी गार्ड करता है BSF। एक तो आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर है, एंड और क्या करता है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को भी गार्ड करता है। दूसरा आपका है ITBP, दिस इज योर इंडो, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना बॉर्डर। SSB, सशस्त्र सीमा बल, दिस इज इंडो नेपाल, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या था कि बहुत सारे आपके मिलिट्री आर्म्स एंड अम्यूनेशंस, ठीक है, मतलब सीज किया गया है फ्रॉम नागालैंड। किसने सीज किया है? असम राइफल्स ने इस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स को या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सीज किया है। कहाँ से बच्चों? नागालैंड से। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे सब मतलब जितने भी आपके 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के,
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो, प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाल दिया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स टोटल 8 कंट्रीज है एंड सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है इंडिया, यहाँ पे आप देखो बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंडियन बॉर्डर्स के लिए चैलेंजेस क्या है, सी जो आपके बॉर्डर्स होते हैं वो ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल प्लेन एरियाज में प्रेजेंट होगा, नहीं, वो आपके हिली एंड माउंटेन एरियाज में ही प्रेजेंट होता है एंड दे आर नॉट फुल्ली डिमार्केटेड, मतलब जो आपके बॉर्डर्स होते हैं वो प्रॉपरली ऐसे डिमार्केशन नहीं होता या फिर ऐसे प्रॉपर बाउंड्री उसमें नहीं होता, नो प्रॉपर डिमार्केशन इज देयर, ठीक है। एंड मैनेजिंग सच अ डाइवर्स बॉर्डर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, इसीलिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसे कि इंडो चाइना एक विंग संभालेगा, इंडो पाकिस्तान दूसरा विंग संभालेगा, इंडो बांग्लादेश तीसरा विंग संभालेगा, ऐसे, ठीक है। तो इंडिया हैज ऑल्सो बॉर्डर डिस्प्यूट, यहाँ पे आप देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो बॉर्डर्स में ना आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर जो इंसानों को बेचने का जो धंधा होता है, जो इलीगल धंधा होता है, वो भी काफ़ी मतलब इट्स वेरी क्या बोल सकते हो, इट्स वेरी कॉमन इन द बॉर्डर एरियाज, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। देन स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स दिया है, प्रोफेशनलाइज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उसे प्रोफेशनलाइज मतलब उसकी जो ये है उसे बढ़ा दिया है, ठीक है, प्रोफेशनलाइज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। देन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। देन फिशिंग अटैक्स इन इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग, तो ये भी आप जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो ये ना बेसिकली डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसने क्या बताया, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या है, साइबर अटैक है, ठीक है, साइबर अटैक होता है, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा ना, साइबर अटैक मतलब जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके यूजर नेम के थ्रू या फिर आपके पासवर्ड के थ्रू या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट, इसीलिए मतलब बैंक बार बार हमें वार्निंग देता है कि कभी किसी के साथ ओटीपी शेयर मत करो, कभी किसी के साथ अपना जो सीवीवी होता है, जो कार्ड या फिर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का कोड लिखा होता है, वो किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि बैंक वाले कभी भी आपको कॉल करके ये नहीं पूछते हैं, वाई दे टेल ऑल दीज थिंग्स, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अटैक, राइट। तो फिशिंग अटैक क्या होता है बच्चों, साइबर अटैक होता है, कैसे यहाँ पे कैसे आपके साथ गलत हो सकता है या फिर कैसे आपसे इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है, चुरा लिया जा सकता है, या आपके यूजर नेम के थ्रू, ओके, अगर किसी को आपका यूजर नेम पता हो या फिर आपका पासवर्ड पता हो, क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ, राइट। आप देखो कैसा होता है, ये बिल्कुल एक साइकिल है फिशिंग का, देखिए। तो कभी कभी ना आपने देखा होगा, आपको ऐसे मेल आता है कि यू गॉट, आपने 1 करोड़ का लॉटरी जीता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको 50,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे रिप्लाई करती हूँ कि भाई आप उस 1 करोड़ में से ही 50,000 काट के रख लो, बाकी मुझे मुझे दे दो, ओके, देन बाकी फिर दे डोंट से एनीथिंग। तो अटैकर क्या करता है ना, एक ईमेल सेंड करता है विक्टिम को, देन हम क्या करते हैं आराम से, मतलब 1 करोड़ तो कोई भी देखकर ललचा जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं उस मेल पे क्लिक कर देते हैं, ओके, एंड देन वी गो टू द फिशिंग वेबसाइट। तो उस वेबसाइट में मतलब जो आपका, हम अभी ट्रैप में फंस चुके हैं, तो उसमें जो भी हम अपना इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब कुछ जो अटैकर है वो कलेक्ट कर लेता है, क्लियर। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ स्टेप्स लिया हुआ है, जैसे कि आपका आईटी एक्ट 2000 में दिया गया है,
नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ये भी सेटअप हुआ है। साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र फॉर क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस, तो ये भी आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है, एंड चक्सू फैसिलिटी। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आपके फिशिंग को रेगुलेट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है, राइट बच्चों, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो कल नेक्स्ट फिर से मैं आपके लिए ज्योग्राफी का जो ये है, शाम को 4 बजे हमारा ये सेशन चलता है ज्योग्राफी का, तो फिर से कल देखते हैं। सो लेट्स मीट टुमारो एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड डेफिनेटली आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दे सकते हैं। एंड वीडियो रिकॉर्डेड है, देख रहे हैं, सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।